ये सामने दिखता नहीं है ना, पता नहीं पड़ता है जी। नमस्कार दोस्तों, स्वामी न्यूज के रियल एस्टेट टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम लोग का जो उद्देश्य है कि रियल एस्टेट में किसी प्रकार से आपको आने वाली समस्याओं से हम आपको अवगत करा सकें और छोटी छोटी बातें जो कि जीवन में आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते वक्त आपको कुछ खरीदते हैं बेचते वक्त तकलीफ दे सकती है, उनके समाधान के लिए हम लोगों ने इस शो का 11वां एपिसोड है। और हर हफ्ते हमारा ये उद्देश्य रहता है, हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट हम लोग अपनी तरफ से सजेशंस दे सकें, सलाह दे सकें। इसके लिए हम लोगों ने पहले कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में भी आपको काफी जानकारी दी, रेजिडेंशियल रेंटल, कॉर्पोरेट लीजिंग, वेयर हाउसिंग, फ्लैट इन्वेस्टमेंट और जयपुर में सेज में क्यों इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इसके बारे में, और अन्य भी काफी सारी चीजों के बारे में हम आपको निरंतर जानकारी देते रहते हैं। और आप चाहें तो ajmerproperty.com की यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं, और स्वामी न्यूज के पिछले एपिसोड्स में आप सर्च में रियल एस्टेट टॉक शो में सर्च करके आप देख सकते हैं। हमारा की सुरक्षा हो सके। और चूंकि आप एक चीज से अवगत होंगे कि अपना अर्जुन का सलाहकार श्री कृष्ण थे और दुर्योधन के शकुनी जी, तो उसके पीछे सीधा सा डिपेंड करता है कि आपके साथ आपका सलाहकार कौन है। उससे आपके पैसे की आपको बचत हो सकती है और उससे आपकी रक्षा हो सकती है। क्योंकि आज हमारे इस टॉक शो में मेहमान हैं श्री यश दानी जी, और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनको पूरा शहर जानता है। ये प्रख्यात अजमेर के सीए हैं। और यश जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। यश जी का मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा कि यश जी ने अपनी स्कूलिंग मयूर स्कूल से की है और तत्पश्चात इन्होंने अपना सीए मुंबई महाराष्ट्र से किया। 2011 में आप अजमेर वापस आए और आपने अपना सीए प्रैक्टिस स्टार्ट किया। आपकी वाइफ जो भाभी जी श्रीमती स्निग्धा दानी जी भी सीए हैं, और आपके दादाजी अजमेर के दशकों तक पुराने सीए रहे हैं, और राधेश्याम जी, स्वर्गीय श्री राधेश्याम जी दानी साहब। और आप लोगों का सीए के इस प्रतिष्ठित फील्ड में काफी पुराना नाम रहा है और पूरे शहर आपसे वाकिफ है, और आपने काफी सेवाएं दी हैं। आपने अजमेर के अलावा आपका जयपुर, अहमदाबाद, सूरत, नागपुर और दुबई और मुंबई में ऑफिसेज हैं, जहाँ पे आपके साथ आपके सीए मित्र और जो पार्टनर है वो है, और आप सालों से ये सेवाएं दे रहे हैं और आपने नए कीर्तिमान और योगदान स्थापित किए हैं सीए के फील्ड में। तो यश जी का मैं वापस स्वागत करता हूँ हमारे रियल एस्टेट के शो में। यश जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि सीए करने के लिए क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में पहले एक बार जानकारी दे रहे हैं। अनिल जी, जैसा आपने पूछा कि भाई सीए करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो अगर जो बच्चा 10th-12th के बाद सीए को अगर ऑप्ट करना चाहता है तो सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए उसको सबसे पहले तो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा जी। सीए फाउंडेशन कोर्स का एग्जामिनेशन पास करने के बाद उसको एक सीए इंटरमीडिएट एग्जाम होता है जहाँ पे 2 ग्रुप्स होते हैं। जैसे ही वो 2 ग्रुप्स कंप्लीट होते हैं, उनमें से अगर एक ग्रुप भी कंप्लीट हो गया तो आपको एक ट्रेनिंग होती है जो कि सीए के पास, जो कि आप आर्टिकलशिप अमूमन सुनते रहते हैं कि हम सीएस के पास आर्टिकल्स होते हैं, तो वो आर्टिकलशिप करनी पड़ती है जो कि 2.5 से 3 साल की आर्टिकलशिप होती है। और उसके बाद आपका सीए फाइनल एग्जामिनेशन होता है। आपका सीए फाइनल एग्जामिनेशन क्लियर कर लेने के बाद बच्चा सीए हो जाता है। तो ये 4 से 5 साल का आपका सीए का कोर्स होता है। इस तरीके से सीए होती है। अच्छा, वैसे आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए सीए की क्या आवश्यकता होती है? सब ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पॉइंट क्या है, तो आज आप देखते हैं रोज ही एक नए नए कानून बदल रहे हैं। कभी जीएसटी आ जाता है, कभी हमारे इनकम टैक्स में बदलाव है, कभी और कोई नए प्रावधान आ गए, आधार कार्ड को हर चीज से लिंक कर रहे हैं, पैन कार्ड को जोड़ रहे हैं। तो इस चीज के लिए अगर अवगत आपको कौन करा सकता है, उसके लिए जैसे आपको दवाइयों के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, वैसे ही इन सारी चीजों के बारे की नॉलेज के लिए एक सीए के पास अगर आप जाते हैं तो सीए इज द राइट पर्सन फॉर ऑल दीज नॉलेज। तो सीए की हर जगह अब इंपॉर्टेंस आ रही है, बिकॉज इतने जो फ्रीक्वेंट लॉज चेंजेस हो रहे हैं ना, उसके बारे में आपको सीए ही बता पाता है।
नहीं नहीं, आपका कहना बिल्कुल वाजिब है। मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये रियल एस्टेट टॉक शो है और हमारा मूल उद्देश्य है रियल एस्टेट से जुड़ी समस्याओं का निराकरण है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे कई इन्वेस्टर्स होते हैं जो प्रॉपर्टी तो खरीदना चाहते हैं, परंतु डरते हैं, उन्हें कुछ समस्या रहती है कि भाई रुचि तो है लेकिन हम परेशानी हमें काफी होगी और हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैसे क्या होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप सलाह दे सकते हैं? सब जैसा आपने पूछा कि रियल एस्टेट के जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो आते हैं जी। और प्रॉपर्टी परचेज भी करना चाहते हैं, हम्म। और प्रॉपर्टी परचेज करने में उनको कई बार दिक्कत आती है। तो एक उसका बहुत विशेष क्या कारण है, उनकी एक्चुअल में बुक्स में कैपिटल नहीं होती है, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न अगर प्रॉपर नहीं भरी हुई होती है, एक उसका एक बहुत बड़ा कारण है इनकम टैक्स रिटर्न। अगर प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है तो इनकम टैक्स रिटर्न ना होना एक उनको सबसे बड़ा एक विशेष कारण है, जिसके कारण उनको प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत होती है। कि मान लीजिए आपको लेनी तो प्रॉपर्टी 50 लाख की है, बट जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है वो कभी सही तरीके से नहीं भरी, उसका मतलब ये हुआ कि आपने प्रॉपर्टी 50 लाख की लेनी है और कैपिटल भी बुक्स में 20 लाख की है, तो कैसे लेगा आदमी? ये एक सबसे बड़ा कारण होता है। ये दिक्कतें अमूमन हम देखते हैं, हमारे जो कस्टमर्स भी रहते हैं, हमारे क्लाइंट्स जो हमारे पास रहते हैं, वो यही प्रॉब्लम लेकर आते हैं, तो उनके लिए हमारे को फिर प्लानिंग करके देनी पड़ती है। तो उन बुक्स को हम किस तरीके से, इनकम टैक्स रिटर्न को हम किस तरीके से प्रिपेयर कराएं कि ताकि उनको किसी प्रकार से कोई मतलब परेशानी नहीं हो और मतलब किस तरीके से कोई दिक्कत नहीं हो, उस बुक्स को आप थोड़ा सा उसके बारे में सजेशन दे दें। सर, जो आप बोल रहे हैं कि उन बुक्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें, अगर आप अपने सीए के पास जाएंगे, और सीए से पहली बात तो आप डरे नहीं, सीए आपका डॉक्टर है। जैसे आपका एक दवाइयों के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, आजकल कोरोना खूब चल रहा है, वैसे ही आप देखेंगे फाइनेंशियल डॉक्टर, तो फाइनेंशियल डॉक्टर है, आप उससे ना कतराएं। अगर आप उससे आपकी बीमार मर्जी, आप जो आपकी जो बीमारी है वो छुपा रहे हैं, तो फिर आपकी दवा भी प्रॉपर नहीं हो रही हो। और एक ये बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पास प्रॉपर बुक्स तैयार नहीं हो पाती, क्योंकि आपने उसको दवाई तो आपको वो दे रहा है, बट जो आपने अपनी मर्ज पूरी बताई ही नहीं कि साहब मेरी ये दिक्कत है, ये परेशानी है, तो मर्ज प्रॉपर लगेगी कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जिस जिस तरीके की इनकम है, आप अगर अपने सीए को बता रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो अगर सीए साहब प्रॉपर तरीके से आपकी बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं, तो आपकी बुक्स ऑफ रिटर्न जो आपकी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो प्रॉपर तैयार होंगे, जिसमें कि आपकी रेंटल इनकम को भी दिखाएं, आप कमीशन इनकम को भी दिखाएं, कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है वो आप अमुक के तौर पे दिखाएं, कोई एग्रीकल्चर इनकम है या और अन्य कोई 10-5 तरीके की कोई इनकम है जो आप, डायरेक्ट बिजनेस इनकम तो अमूमन हर आदमी बता देता है, बट ये जो बाकी की इनकम है वो आदमी सोचता है यार छोड़ो नहीं बताते हैं, फालतू टैक्स कौन भरे। तो ये अगर दिखाते हो तो आपकी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार होती है और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ढंग से प्रिपेयर होती है। तो उसके लिए सीए के पास जाना आपके हिसाब से मस्ट है? सब सीए ही आपके पास, मैं आपको जैसे बताया, आप जाने को तो आप कंपाउंडर के पास भी जाएं तो इलाज होता है, बट कंपाउंडर और डॉक्टर के पास जाने में आप कब देखते हैं, जब तबीयत ज्यादा बिगड़ती है तब हम बोलते हैं डॉक्टर साहब आप इलाज करो। तो आप ज्यादा तबीयत बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप शुरुआत में ही आप अगर अपने सीए साहब के पास जाएंगे तो आपको सीए प्रॉपर आएगा। नहीं, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी बीमारी का इलाज कहीं 1000 रुपए में भी हो सकता है और न किया जाए तो बाद में लाख रुपए में भी उसका इलाज नहीं होता है। तो इसलिए कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, रियल एस्टेट में कुछ भी काम करते हैं, तो एक बार सीए से आप जरूर से जरूर, आपके जो भी सीए हैं आप उनसे जरूर एक बार डिस्कस किया करें। लेकिन लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने में इसलिए डरते हैं कि उनको डर रहता है कि नोटिस ना आ जाए। हाँ, ये भी सही है आपका नोटिस, ये अमूमन, हाँ ये क्वेश्चन हम लोगों के पास भी बहुत आता है कि साहब मैं रिटर्न भर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं वकील साहब हमारे पास नोटिस आ जाए। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जिसके लिए ये केवल लैक ऑफ नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि आपने रिटर्न भर दी, देश में तो इतनी रिटर्न भर रही है, तो क्या सबके पास नोटिस आता है? नहीं आता। बट क्योंकि उस बंदे को जिसके पास जिसकी रिटर्न भर रहे हैं उसको नॉलेज नहीं है, तो उसको ये बताया गया अरे तू रिटर्न मत भर, तू तेरी इनकम 2 नंबर में रख, तेरे पास नोटिस नहीं आएगा। बट मैं आपको बताना चाहूंगा आज के जो परिवेश है जिसमें आप हर चीज आपकी एक दूसरे से लिंक है, आप सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट आधार कार्ड है, आधार कार्ड के बगैर तो कहीं कुछ चीज है ही नहीं। आज के तारीख में हर चीज आधार कार्ड से लिंक हो रही है, गैस सिलेंडर क्या तो आपका बैंक अकाउंट क्या, तो मोबाइल क्या तो आप ऑनलाइन अकाउंट क्या, जिसको देखो आप आधार से लिंक है, और आधार इन टर्न बैंक पैन कार्ड से लिंक है। तो आपकी जन्म कुंडली पूरा आधार कार्ड निकाल के दे रहा है सब। तो आप अगर सीए से डर रहे हैं कि रिटर्न नहीं भरूं और मेरे पास नोटिस नहीं आएगा, तो मैं बोलूंगा आप सीए से मत डरें, आप रिटर्न नहीं भरेंगे तो नोटिस आ जाएगा सब आप। तो इसलिए आप सीए के पास जाएं और सीए से ना डरे, सीए आपका डॉक्टर है, अगर वो इलाज नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो आप जाएं सीए के पास, डरे ना।
नहीं, पर इसका मतलब ये है कि आप कहना चाहते हैं कि जितनी भी इनकम उनको दिख रही है आधार कार्ड में वो सारी अपडेट हो रही है और जितना भी आप खर्चा कर रहे हैं वो भी दिख रहा है उनको। सब अब आज के तारीख में आपने सुना भी होगा, अभी लेटेस्ट में एक अमेंडमेंट हुआ कि जिसमें अब ये भी पता चल जाएगा कि आप अगर 1 लाख से ऊपर ज्यादा बिजली का बिल भर रहे हैं साल में, वो भी आपके पास वहाँ सरकार को पता चल रहा है कि आप इससे ज्यादा तो बिजली का बिल भर रहे हो, तो भैया तू 6 कमा लाख तो इनकम दिखा रहे हैं और 1 लाख रुपए बिजली का बिल भर रहे हो, तो बाकी इनकम कहाँ गई? तो ये आप ये दिख रहा है कि सरकार किस कदम की ओर बढ़ रही है। सरकार चाह रही है कि आप सारी इनकम एक नंबर में दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा इनकम को एक नंबर में दिखाएं। पर जैसे एक चीज और भी है कि जैसे हम इनकम टैक्स भरते हैं, किस किस तरह की जैसे हमें इनकम का हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमें शो करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो आपका ये क्वेश्चन इसलिए हो गया कि आप मक्की भाई डाली जी, आप बोल रहे हो कि सारा टैक्स तो भरते जाओ, इनकम ये दिखाओ वो दिखाओ, सब दिखाते जाओ, अब इसमें कोई छूट भी दिला दो। तो साहब छूट दिलाने के लिए सरकार ने कुछ प्रावधान बना रखे, जैसे कि आप 80C का प्रावधान है, 80CCD का प्रावधान है, जिसमें आपको 80C में तो 1.5 लाख की छूट मिल जाती है, 80CCD में 50,000 रुपए की छूट मिल जाती है। एक हेल्थ इंश्योरेंस का और प्रावधान दे रखा है जिसमें 25-30 हजार रुपए की छूट अलग मिल जाती है। अगर कोई हाउसिंग लोन लेते हैं तो उसकी भी नेक नेक प्रकार की छूट है, हाउसिंग लोन लेने के भी कुछ फायदे हैं। बच्चे का कोई एजुकेशन लोन है उसकी छूट मिल जाती है, कोई आपने डोनेशन दे दी उसकी छूट है। तो बहुत सारी छूटें हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से रिटर्न भर रहे हैं और रिटर्न में सारी चीजें दिखा रहे हैं, जो आपने खर्चे करे, जो आपने पूंजी जोड़ी, कहीं आपने सेविंग्स कर रहे हैं, तो अगर आप सब दिखा रहे हैं तो मैं समझता हूँ आपकी रिटर्न प्रॉपर है और इन अनेक प्रकारों से भी आप 5-7 लाख रुपए की इनकम ऐसे ही बचा लेते हैं। जी जी जी। बट हम लोग किस किस तरीके से नॉर्मली हम लोग टैक्स बचा सकते हैं? सब जैसा आपने बताया अभी हमने 80C में जो 1.5 लाख की छूट है, तो 1.5 लाख की छूट का मतलब ये हो गया कि सरकार बोलती है आप पैसा तो कमाओ, बट अगर आप अपने भविष्य के लिए कुछ कई जगह निवेश कर रहे हो, जैसे कि आपने सुना होगा PPF होता है, LIC होती है ना, या आपने 5 साल की कोई FDR कर दी, या आपने मान लीजिए स्कूल बच्चे की कोई स्कूल फीस भर रहे हैं, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी उस पर स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्री अमाउंट दिया, तो इन सब तरीके से मिलाकर अगर आपकी सब वो है तो 1.5 लाख तक की तो वो छूट मिल जाती है। आजकल म्यूचुअल फंड में ELSS भी हो गया कि उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1.5 लाख, इन सब में मिलाकर 1.5 लाख तक ही मैक्सिमम छूट मिलती है। फिर दूसरा प्रावधान हो गया जैसे 80CCD, जो कि आपको मैंने बताया, जिसमें उसमें 50,000 की छूट है एडिशनल। वो ऐसा है साहब, वो न्यू पेंशन स्कीम है। सरकार बोलती है साहब अब आज के तारीख में रिटायरमेंट की पेंशन देना, आज के तारीख में आप देखेंगे काफी जगह पेंशन बंद हो गई। बिल्कुल। तो सरकार बोल रही है साहब अब अपने आप पे निर्भर हो, आप खुद ही अपनी न्यू पेंशन में आप पैसा डालो और बाद में पेंशन, न्यू पेंशन सिस्टम से आप पेंशन लेते रहना बाद में। तो पैसा तो हम ही जोड़े रहे हैं, वो बाद में आपको उसकी छूट, मतलब इनकम टैक्स में छूट मिल गई और बाद में आपको बुढ़ापे में पेंशन के तौर पे वो बेनिफिट अलग दे देगा। फिर आ गया उसके बाद 80D, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस है। आदमी हेल्थ इंश्योरेंस कराने को ही समझता है कि यार मेरे को तो हेल्थ इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, मेरे पास तो घर में पैसा खूब है, जिस दिन बीमार होऊंगा उस दिन। बट आज आप देखेंगे इतना बीमारी का खर्चा बढ़ रहा है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। आदमी को एक सेकंड में अस्पताल लेके जाए और आपको अस्पताल ले जाते ही आपको मिल जाता है कि साहब वहां पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस पैसा दे देती है, आप तो ट्रीटमेंट कराओ साहब। तो एक इनिशियल रिलीफ बहुत मिल जाता है अगर हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें आपको 25-30 हजार रुपए की छूट है। और हाउसिंग लोन में भी आपको छूट है उसके इंटरेस्ट की और प्रिंसिपल की। ऐसे करके कई तरीके की छूट है। अगर पर्सनली व्यक्ति ये, क्योंकि इस मंच पे मैं सारी तो आपको छूट बताना भी सही नहीं होगा और बता भी नहीं पाऊंगा बहुत टाइम का अभाव के कारण, तो अगर किसी को व्यक्तिगत अगर मुझसे कोई वो लेना हो तो दे कैन अप्रोच टू माय ऑफिस एंड दे कैन कम, आई विल डेफिनेटली हेल्प। बट ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप कुछ भी करें, लेकिन आपको अपने जीवन में एक अच्छा सा टर्म प्लान, जो कि इमरजेंसी के केस में, इन केस ऑफ इमरजेंसी, चूंकि अभी जैसे कोविड में हमारे भी काफी जान पहचान में काफी लोगों का निधन हुआ, बहुत ही दुखद हुआ, और कुछ लोग तो बहुत छोटी उम्र में ही उनका निधन हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग चूंकि उनको समझाते थे कि भाई आप एक टर्म प्लान जरूर रखें, एक हेल्थ प्लान जरूर रखें। हेल्थ प्लान में ये है कि आपको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है, आपके पास पैसा कितना भी हो मायने नहीं करता है, परंतु आप जब अस्पताल में जाते हैं तो जाते ही 2, 5, 10, 20 लाख रुपए आपका आराम से लग जाता है। तो आपके पास एक अच्छा सा हेल्थ प्लान होना जरूरी है, उसमें आपको इनकम टैक्स की रिबेट भी मिल रही है। एक अच्छा सा टर्म प्लान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें आपकी पूरे 2 से 3 साल तक के आगे आने वाले खर्चों की लायबिलिटी का घर वालों पर असर नहीं पड़ता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे हमें मतलब साथ के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमें सेफ्टी सिक्योरिटी वाइज हमें टर्म प्लान और हेल्थ प्लान बहुत जरूरी है। साथ में आपको गवर्नमेंट इनकम टैक्स में छूट भी दे रही है, इससे बढ़िया प्रावधान तो कोई हो भी नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
एक तरीके से ये आपकी सोशल लायबिलिटी गवर्नमेंट ले रही है और आपको उस पर छूट भी दे रही है, तो बहुत बड़ी बात है। आपने एटीसी और एटीडी पे कितनी कितनी लिमिट बताई थी? सब 80C में तो 1.5 लाख की लिमिट है और 80CCD में आपको 50,000 रुपए की, और अगर यही हेल्थ इंश्योरेंस है तो 25,000 रुपए की तो छूट मिल जाती है आप और आपके परिवार से, और अगर आप अपने पेरेंट्स का जो कि 60 साल से ऊपर है तो उनका 30,000 रुपए का एडिशनल आपको डिडक्शन मिल जाता है। ऐसे करके 55,000 रुपए की वो छूट मिल जाती है। और इसमें एक चीज बहुत बड़ा हिडन फैक्टर जो लोग बताते नहीं है या कई बार लोगों को नॉलेज का वही अभाव है, 5,000 रुपए की प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी आपको पैसे की छूट मिलती है। चाहे आप साल भर में, सरकार बोलती है साहब आप हेल्थ इंश्योरेंस भी लो, बट आप जो साल भर में आप अपना चेकअप कराते रहो, उसमें अगर आपका 5,000 रुपए तक कुछ खर्चा हो रहा है तो उसको भी आप लाओ और यहाँ पे इनकम टैक्स में दिखा दो, उसकी भी मैं आपको छूट दे देती हूँ। वो पूरा वो 5,000 रुपए की भी छूट मिल जाती है। ओके, अप टू 50,000 आपने शायद 55,000 तो हो गया सब अपने 25,000 रुपए पर्सनल और 30,000 रुपए अगर पेरेंट्स के, जी, और 5,000 रुपए का वो एडिशनल है, एडिशनल वो एटीडी है, वो एटीडी के अंदर। बहुत बढ़िया। अच्छा, कई लोग होम लोन तो लेना चाहते हैं परंतु उन्हें नॉलेज के अभाव में वो ले नहीं पाते हैं, तो ऐसे में उनको चूंकि वो काफी समय से प्लानिंग कर रहे होते हैं बट उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, प्रॉपर उनको पता नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में उनको कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए कि जिससे उनको आराम से होम लोन मिल सके? सर अनिल जी, जैसे आपने पूछा कि होम लोन, जिसमें आप लोग तो वैसे ही प्रख्यात हो, खूब मकान मैंने सुनता रहता हूँ, आप लोग अफोर्डेबल हाउसिंग और इन सब पे जी आप लोग तो अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे सरकार भी प्रमोट कर रही है। अब आज की तारीख में कोरोना में भी लोग बड़े कॉशियस हो गए कि अपने रेंटल इनकम की रेंटल खर्चा मान रहे हैं, उसकी जगह बोल रहे हैं कि साहब इतने में तो चलो मकान ले लेते हैं, जितना रेंट भर रहे हैं उतने की ईएमआई लेकर अफोर्डेबल हाउसिंग। तो अगर आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो हाउसिंग लोन में क्या बोलते हैं ना, एक के संग में है ना दो बेनिफिट मिल जाते हैं। एक तो इनकम टैक्स में तो आपको बेनिफिट मिल रहा है और उधर आपको आपका मकान भी आ गया है ना। तो आप अगर हाउसिंग लोन लेने जा रहे हैं तो कुछ मुख्य डॉक्यूमेंट्स है जो कि जैसे कि आप मान लीजिए, एक तो आईटीआर रिटर्न्स, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न्स तो एक तरह से आपकी आज की तारीख में बैकबोन हो गई है। सब इनकम टैक्स रिटर्न्स है तो आपके पास हर जगह आपको कहीं ना कहीं सहूलियतें मिलती रहती है, जिसका हिडन बेनिफिट्स है हम एकाएक नहीं समझते। आदमी हिचकता है इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरूं, बट इनकम टैक्स रिटर्न्स के कई कई जगह पे इतनी सारी बेनिफिट मिल जाएंगे कि आप भरते चले जाएंगे तो आपको बेनिफिट। तो इनकम टैक्स रिटर्न्स हो गई, 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स मांगते हैं। फिर आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आपकी बैंक की स्टेटमेंट जो कि 1 साल की बैंक की स्टेटमेंट कि आपने बैंक में क्या लेन देन कर रहे हैं, कोई पुराने लोन्स आपके, अगर कोई पुराने लोन्स ले रखे हैं तो पुराने लोन्स के ट्रैक रिकॉर्ड मांगते हैं। जैसे कि कोई आपने कोई गाड़ी ले रखी है, 2 व्हीलर लिया, फ्रिज, एसी या कोई और कोई प्रॉपर्टी से संबंधित लोन है, उसका ट्रैक मांगते हैं। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो आप लेना जा रहे हैं, जो मकान लेने जा रहे हैं उसके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, तो ये मुख्य तौर पर डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं एक हाउसिंग लोन लेने के लिए। ये हाउसिंग लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं, बट ऐसा एक चीज मैं और पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि मैं एक अपना थोड़ा सा एक सवाल बीच में डाल रहा हूँ, जैसे कई गवर्नमेंट सैलरीड लोग होते हैं, हाँ, तो उनको तो फॉर्म 16 मिलता ही है, तो उनके लिए भी रिटर्न भरना जरूरी है क्या? सब देखिए, रिटर्न भरने के लिए सरकार ने ये प्रावधान दिया है कि अगर आप टैक्सेबल लिमिट से नीचे हो तो इट्स नॉट कंपलसरी, बट इट इज अ रिकमेंडेशन कि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरे, चाहे आपके पास फॉर्म 16 आ रहा है तब भी भरे। ओके, क्योंकि वो एक तरह से वैलिड इनकम टैक्स प्रूफ में काउंट होता है और आपको कहीं ना कहीं आगे बेनिफिट्स देता है। जी जी। तो आपकी अगर इनकम मान लीजिए 2.5 लाख से नीचे भी है तो कोई कंपल्शन नहीं है, बट अगर आपकी टैक्सेबल स्लैब से ऊपर है जो कि 2.5 लाख है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, वेदर यू आर अ सैलरीड और वेदर यू आर एनीबॉडी। अगर आप फॉर्म 16 भी आ रहा है और आप सैलरीड है और 2.5 लाख से ऊपर है तो इट इज अ कंपल्शन, बट 2.5 लाख से अगर नीचे तो इट इज नॉट अ कंपल्शन। बट जैसे लोगों के होम लोन मैंने देखा है लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, वो क्या रीजन हो सकता है ज्यादा? सब उसका क्या कारण है, लोग बाग जो लोन रिजेक्ट हो जाते हैं उसका एक बहुत मतलब एक तो नहीं मैं बोलूंगा मल्टीपल रीजंस है। एक तो विशेष तौर पे आईटीआर रिटर्न, क्योंकि आईटीआर रिटर्न प्रॉपर नहीं होती या भरी हुई नहीं होती या डिसकंटिन्यूड होती है कि एक रिटर्न भरी फिर अगले साल हमने नहीं भरी और फिर हमने एक भर दी, तो इन बीच में गैप होता है, तो कई बैंक्स उसको कंसिडर नहीं करते हैं। या उनकी सिविल रिपोर्ट, या फिर उनका आप मान लीजिए सिविल भी ठीक है तो उनके कोई पुराने लोन्स हैं वो खराब, सिविल में भी पुराने लोन्स दिख रहे हैं वो खराब है, या प्रॉपर्टी पेपर का कोई टेक्निकल डिफॉल्ट है, जो आप नई प्रॉपर्टी दिखा रहे हो वो एक टेक्निकल डिफॉल्ट मिल जाता है, एज फैक्टर और अनेक कई प्रकार है, वो कई रीजंस रहते हैं जिसके कारण आपका जो हाउसिंग लोन है वो रिजेक्ट होता है। बट मुख्य तौर पर तो यही, आप अगर आपकी रिटर्न्स प्रॉपर है, आप प्रॉपर तरीके से
आपके पुराने कोई भी लोन है उनका रिपेमेंट कर रहे हैं और आपकी एज विद इन दी ब्रैकेट, मतलब इनके परमिसिबल लिमिट में है जी, प्रॉपर्टी के पेपर प्रॉपर है, तो हाउसिंग लोन मुख्य तौर पे तो रिजेक्ट नहीं होगा। बट अगर इनमें से कहीं पे भी कुछ गड़बड़ी है तो रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये आपका कहना है कि अगर प्रॉपर्टी के पेपर ओके हैं उसके बाद भी वो रिजेक्ट होता है तो एब्सोल्युटली हो सकता है सर। जी, तो उसके पीछे कारण हो सकता है आपकी खराब सिबिल। आपकी खराब सिविल हो गई, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स हो गई जैसे कि। जी जी जी। बट कोई कई लोगों के सैंक्शन भी कम होता है कि भाई इसका लोन कम सैंक्शन हुआ, वो क्या रीजन है हो सकता है? सर सैंक्शन कम होने का कारण तो जनरली क्या होता है, आपका कई बार सिविल स्कोर सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, या आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स में जो आपकी एलिजिबिलिटी है, मान लीजिए आप लोन तो लेने गए 1 लाख रुपए की जिसकी ईएमआई है उसके लिए, बट क्योंकि आपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो दिखा रखा है वो आपकी उसके हिसाब से जो बैंक के कैलकुलेशंस है वहां 20-25 हजार रुपए आपकी एलिजिबिलिटी निकल पाती है। तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉपर भर रहे हैं तो आपकी लोन अमाउंट प्रॉपर तरीके से मिल जाता है, लोन अमाउंट उससे डायरेक्टली लिंक्ड है। जी, लेकिन इस अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है, सैंक्शन अमाउंट को? हाँ, इसको आप बढ़ा सकते हैं, कुछ तरीके हैं। या तो आप देखिए, मैं आपको कुछ 5-7 तरीके बताता हूँ, उनमें से अगर आप कुछ भी करते हैं, एक तो सबसे बढ़िया आप इनकम टैक्स रिटर्न्स में आपकी प्रॉपर इनकम दिखाएं, सारी इनकम जितनी भी है, चाहे वो रेंटल हो, चाहे वो आपकी कमीशन इनकम हो, चाहे वो आपकी और अन्य कोई प्रकार की इनकम हो, उसको दिखाएं। उसको आप प्रॉपर तरीके से भर रहे हैं तो आपकी इनकम एलिजिबिलिटी बढ़ती है। दूसरा, आप उसको अगर आपका जो सैंक्शन अमाउंट है उसको बढ़ाने चाह रहे हैं तो आप अपना जॉइंट लोन ले सकते हैं, मतलब आप और आपका स्पाउस मिलके प्रॉपर्टी जॉइंट में ले और दोनों की इनकम को क्लब करके दिखा देंगे। तो क्लब करके दिखाने में या को एप्लीकेंट को डालते हैं, जैसे आप जनरली सुनते भी होंगे प्रॉपर्टी में कई बैंकर को एप्लीकेंट बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए बनाते हैं कि आपकी इनकम एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है तो एक और को लाते हैं और इनकम एलिजिबिलिटी बना देते हैं, तो इससे बढ़ जाती है। या फिर आप एक सोल्यूशन और है कि आप टेन्योर बढ़वा लीजिए, आपका जो लोन है मान लीजिए, तो उससे ईएमआई क्या होता है, कम हो गई, तो ईएमआई कम हो गई तो वो एलिजिबिलिटी बढ़ सकती है उस तरीके से भी। या आपके कोई एग्जिस्टिंग लोन है जिसमें क्या थोड़ी बहुत ईएमआई बच गई है, बट क्योंकि पुराना लोन था उसकी ईएमआई ज्यादा थी, अगर आप उसको अर्ली रिपेमेंट कर देते हैं तो वो एडिशनल ईएमआई भी सपोर्ट कर देती है और आपका लोन ये एग्जिस्ट जो आप लेना जा रहे हैं उसमें हेल्प कर देती है, वो ही बढ़वा देती है। नहीं जैसे लेकिन अब सपोज किसी को किसी साल में कुछ एक्स्ट्रा इनकम किसी प्रकार से कोई अर्न हुई, किसी प्रकार की कमीशन इनकम अर्न हुई, तो वो भी उसको काउंट करवानी होगी या? सब देखिए, इनकम जिस साल में हो रही है आपको उस साल में दिखाना है। इट्स नॉट कंपल्शन कि आपकी पिछले साल कमीशन इनकम हुई इस साल नहीं हुई, नहीं हुई तो मत दिखाएं, बट जिस साल हुई है उस साल दिखाएं। आपने पिछले साल नहीं दिखाई, इस साल दिखाई थी, फिर अगले साल नहीं आई, फिर उसके अगले साल आई तो दिखाइए। जो भी चीज आपकी जिस साल में जो इनकम हो रही है उसको दिखाएं। और सपोज इनकम वो कैश में हो तो? इनकम कैश में हो, सब मैं वही बोल रहा हूँ, इनकम कैश ही तो सबसे बड़ा रीजन है। इनकम कैश में होने का मतलब है आप अपनी इनकम को छुपाना चाह रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे। हम इसमें राय देंगे आपकी इनकम कैश में भी आ रही है, आप उसको कैश में ना करें, आप इनकम बुक्स में लाएं, इनकम टैक्स भरें, उस पर इनकम टैक्स की बुक्स में लाएं, उसको टैक्स भरें और अपने बैंक में जाके जमा करा दीजिए। तो अगर बैंक में जमा करा दे रहे हैं तो सरकार केवल आपसे ये पूछती है साहब आपने जो पैसा लाए हैं उसका एक्सप्लेनेशन ऑफ मनी दीजिए कि ये पैसा कहां से आया है। अगर आप वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा रहे हैं तो नोबडी विल आस्क। तो मतलब इन शॉर्ट ये है कि अगर आपकी कोई कैश इनकम भी है, एज पर माय रिकमेंडेशन आपको उस पे इनकम टैक्स भरना चाहिए और अपनी बुक्स में डालें और बैंक में दिखाएं, मतलब उसको कैश डिपॉजिट करके। हाँ, कैश में डिपॉजिट करें ना, क्या दिक्कत है, और फिर उसको लिख के रखें और मनी ना दिखाएं। ठीक है ठीक है। आप ये अभी एक बार 2-3 जगह आपका एक वर्ड आया सिबिल, इसका होम लोन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सिबिल का थोड़ा सा गाइड कर दें, क्योंकि एक्चुअली कई लोगों को सिबिल के बारे में जानकारी नहीं होती है, वो थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। सिबिल तो सर ऐसा है अनिल जी, जैसे अपने क्या होता है बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि हमारी जन्म कुंडली होती है, वैसे ये फाइनेंशियल कुंडली है। फाइनेंशियल कुंडली है आपका सारा लेखा चोखा इन द सेंस आपने मान लीजिए किसी भी प्रकार का जो लोन लिया है ना, वो सब उसमें आ जाता है। क्या आप उसमें बराबर तरीके से पुराने जो लोन्स लिए उसमें बराबर चुकाए, या आपने कोई ईएमआई बाउंस कर दी, या आपने ईएमआई लेट जमा कराई, या मान लीजिए आप बोले साहब बैंक मेरा क्या बिगाड़ लेगा, सेटलमेंट कर तू, तो भाई सेटलमेंट करा दिया। हाँ, बहुत लोग सेटल कराते हैं, बहुत सुना है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। सेटलमेंट तो आपकी सिबिल को बहुत सालों तक खराब कर देता है। सेटलमेंट तो मेरी बिल्कुल भी व्यक्तिगत राय नहीं आएगी कि आप सेटलमेंट कभी कराएं। सेटलमेंट मतलब आपकी सिबिल को बिल्कुल एक तरह से बोलेंगे ना डिस्ट्रॉय करता है, तो आप कभी भी सेटल मत कराएं। तो सिबिल इज योर फाइनेंशियल कुंडली, जहां पर आपकी सारा लेखा जोखा, आपने जो रिटर्न्स, आपने जो लोन लिए उस लेन को वो लोन्स को आप प्रॉपर तरीके से नहीं चुकाएंगे ना, तो वो सारा वहां दिखा देगा। और
हर बैंक को कोई भी नया लोन देने से पहले कंपल्शन है कि साहब इस पर्टिकुलर लोनी का आप सिविल रिकॉर्ड निकालें और सिविल रिकॉर्ड से आप ये चेक करें कि इस आदमी की इंटेंशन, क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या ये इंटेंशनली डिफॉल्टर है। बैंक को ये देखना जरूरी है कि लोन लेना ही कंपल्शन, देना कंपल्शन तो है, बट ये डिफॉल्टर आदमी जो ले रहा है उसकी आदमी की नियति खराब है, तो सिविल आपका पूरा लेखा चोखा दे देती है सब कि आपने ये गड़बड़ करने वाला आदमी है, इसको आप लोन मत दीजिए, तो एक उनको रेड मार्क मिल जाता है और वहां पे स्कोरिंग होती है, जितना आपके खराब ट्रैक है उतना आपका स्कोर डाउन होता जाता है। तो आप सिविल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप अपना जो भी लोन लेते हैं उसको प्रॉपर तरीके से बैंक में जमा कराएं, आप कोई बाउंस मत कराएं, नहीं होता है तो लोन ना लीजिए, चाहे वो किसी भी तरीके का लोन, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो गाड़ी का लोन हो, चाहे वो आपका कोई आप मान लीजिए टीवी फ्रिज का लोन हो, क्रेडिट कार्ड के ड्यूज हो, बहुत हम ज्यादा देखते हैं, हमारे रोज हम हमारे केसेस जो हम देखते हैं, लोग बाग क्रेडिट कार्ड का लोन तो ले लेते हैं, बट कभी क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास कुछ होता नहीं है, क्रेडिट कार्ड तो आपको कंपनी ने दे दिया हो गया, तो क्रेडिट कार्ड नहीं जमा कराया तो बोलते हैं साहब नहीं क्या कर लेगी कंपनी, बट वो आपका अल्टीमेटली सिविल में दिख रहा होता है। तो सिविल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक कोई भी लोन लेने के लिए। नहीं, बट जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारा कोई लोन था, किसी कारण से हम डिफॉल्ट कर गए या कुछ इश्यूज हो गए आपस में और बाद में उन्होंने पे कर दिया, बट सिविल में वो अपडेट नहीं हुआ, तो वो कैसे अपडेट होता है? सर इसमें भी क्या है, कई एजेंसीज है, क्रेडिट सुधार करके और कई एजेंसीज और भी है, आप अगर आपने टेक्निकली सही तरीके से चुकाया है तो आपके पास उसकी रसीद है या बैंक से एनओसी है या बैंक से आपने कुछ भी जब चुकाया था उसका कोई प्रूफ है, तो आप सिविल वालों को आप मेल पे डाल सकते हैं और उनको अपडेट कर सकते हैं, साहब ये पैसा आपने आपके रिकॉर्ड में तो दिख रहा है बट मैंने ये समय पे चुकाया हुआ है, आप काइंडली प्लीज रेक्टिफाई दिस। कई बार तो सिविल में ये भी होता है कि अनिल जी और अनिल असनानी और दूसरा भी अनिल असनानी हो सकता है पूरे देश में हो, तो अनिल असनानी के कई बार कुछ चीजें मैच हो गई और किसी के रिकॉर्ड किस में बोल रहे होते हैं, तो सिविल को एनालाइज करना बहुत विशेष तौर पे जरूरी है जब आप लोन ले रहे हैं। अगर कोई भी सिविल रिकॉर्ड खराब है तो आप ये जरूर देखें कि कहीं किसी और का रिकॉर्ड तो आप में नहीं आया, और अगर आपको खुद को मालूम है हाँ मैंने डिफॉल्ट करा जब तो कोई बात ही नहीं, बट अगर कहीं डिफॉल्ट फिर भी दिख रहा है तो आप बिल्कुल चेक करें कि कई बार किसी और का रिकॉर्ड भी आ जाता है जिसको आप सुधरवा सकते हैं, अगर आप सिविल वालों को मेल डालते हैं या क्रेडिट सुधार एक एजेंसी है उनको डालते हैं वो सुधर सकता है। ठीक, अच्छा अभी जैसे भी हाउसिंग लोन की आपसे बात चल रही थी तो उसको लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अनिल जी हाउसिंग लोन लेते वक्त क्या है, वैसे तो देखिए सब जिसको लोन लेना होता है वो उस समय काफी चीजें नजरअंदाज कर देता है, बट मैं फिर भी बोलूंगा कुछ चीजें ऐसी है जिनको आप अगर उस समय डॉक्यूमेंट को प्रॉपर देख रहे होते हैं तो वो आपके आगे आने वाले कई परेशानियों को बता देता है। जैसे कि आपने हाउसिंग लोन लिया, उस समय की प्रोसेसिंग फीस आपको मालूम होना चाहिए क्या प्रोसेसिंग फीस आप देने वाले हो। अगर प्रोसेसिंग फीस आपके पास हिडन है और बाद में सरप्राइजिंगली क्या प्रोसेसिंग फी, कई बार एजेंसीज होती है, कई बार कई एनबीएफसीज है ज्यादा प्रोसेसिंग के नाम पर ले लेते हैं, वो आप देखें। दूसरा, जो आप हाउसिंग लोन ले रहे हैं वो फिक्स रेट पर है कि फ्लोटिंग रेट पर है, इसका मेरा मतलब है कि फिक्स रेट अगर आपने लिया तो आपको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। फायदा ऐसे कि मान लीजिए सरकार ने आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी तो भी बैंक आपसे वही रेट लेगा, बट उसका नुकसान क्या है, अगर आगे जाके रेट आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो डाउन हो रही है तो भी बैंक फिर वही लेगा, बट ये अगर आपकी फ्लोटिंग है तो कम के संग में बैंक कम भी करेगा और बढ़ाने के संग बढ़ाएगा भी, तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तीसरा एक बहुत विशेष तौर पे मैं देखता हूं कि लोग बाग लोन ले लेते हैं और फोरक्लोजर चार्जेस एक बहुत बड़ी चीज है, फोरक्लोजर चार्जेस के नाम पर लोग बाग क्या है बैंक लूटती है। तो अगर आप प्रॉपरली अगर डॉक्यूमेंट को पहले एनालाइज कर लेंगे तो आपका फोरक्लोजर चार्जेस में बच सकते हैं, आप नेगोशिएट कर सकते हैं साहब मैं फोरक्लोजर नहीं दूंगा, हालांकि आरबीआई ने इस पे सेपरेट सर्कुलर दे रखा है कि साहब हाउसिंग लोन्स पे कोई हमारे फोरक्लोजर नहीं लगेगा, बट फिर भी क्या होता है कई बार कई ऐसी एनबीएफसीज है जो हिडनली दे देती है या कोई और नाम से हिडन चार्जेस लगा लेती है, तो अगर आपने लोन डॉक्यूमेंट प्रॉपर पढ़ा हुआ है तो आपके इन चार्जेस से आगे आने वाले फ्यूचर में आप बचाव कर सकते हैं। वैसे आज के सिनेरियो को देखते हुए अभी जैसे 7% से नीचे हाउसिंग लोन का रेट आया हुआ है, तो अभी आप फ्लोटिंग बेटर मानते हैं या फिक्स वाला? ये तो एक ऐसा मैं मानता हूँ, इस पे सबकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, किसी के लिए क्या चीज कंफर्टेबल है, किसी के लिए क्या कंफर्टेबल है, इस पे मैं जवाब क्या इसमें दूं, किसी के लिए फिक्स भी। बट आज के रिटर्न को देखते हैं सजेशन की भाई एक्चुअली अभी 7% से नीचे मुझे भी एक्सपेक्टेशन जनरली रिकमेंडेशन तो ये रहता है फ्लोटिंग लेने में, ये फायदा है कि सब फ्लोटिंग में जो गवर्नमेंट के नए नए कई फायदे मिलते रहते हैं,
गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की वजह से कई प्रमोशंस कर रही है, गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि भाई सब्सिडाइज्ड रेट्स दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मकान खरीद सके। तो हाउसिंग लोन की रेट्स डाउन होती रहती है। अगर आपने फिक्स पे लिया है तो आने वाले समय में अगर कोई और बेनिफिट आने वाले हैं तो उससे आप वंचित हो जाएंगे। पर ये ऐसा टैक्स की कैसे बचत होती है हाउसिंग लोन में? जो आपने हाउसिंग लोन बताया और मैंने आपको बताया था ना टैक्स की बचत मिल जाती है, वो आपने सही समय पे पूछ लिया कि जब हाउसिंग लोन आया, जो हाउसिंग लोन की टैक्स की बचत पूछी, तो इसमें क्या है, हाउसिंग लोन की बचत ऐसे मिलती है साहब, जो हाउसिंग लोन में आपने मान लीजिए 2 लाख रुपए की साल भर में ईएमआई पेमेंट कर रहे हैं, तो हाउसिंग लोन में 2 कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया प्रिंसिपल कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट हो गया इंटरेस्ट का कंपोनेंट। तो प्रिंसिपल का कंपोनेंट जो है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल कंपोनेंट है और 1 लाख रुपए का ही ब्याज है, एक मैंने एक सैंपल तौर पे मान लिया, तो प्रिंसिपल का बेनिफिट तो मिल जाएगा एटीसी में, जो कि 1.5 लाख की लिमिट थी जैसे मैंने आपको बताया। बट जो इंटरेस्ट है, जो आपने 1 लाख रुपए आपने इंटरेस्ट भी दिया ईएमआई में, उसकी एडिशनल छूट मिल जाती है। एक सेक्शन 24B है इनकम टैक्स में, जिसकी आप जब इनकम कैलकुलेशन कर रहे हो, उसकी 1.5 लाख के अलावा 1 लाख नहीं 2 लाख तक की एडिशनल छूट मिल जाती है। ओके, वो तो अगर आप हाउसिंग लोन लिया है, तो आप रिटर्न भरते वक्त में इनकम सर्टिफिकेट जिस बैंक को आप दे रहे हैं उससे इनकम सर्टिफिकेट वो आपका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लीजिए और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट का आप वहां पे अपने सीए को दीजिए, वो सीए आपका उतना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट का बेनिफिट ले लेगा। वैसे एक चीज, हमारे एनआरआई कस्टमर्स काफी होते हैं, उनको क्या इंडिया में कोई प्रॉपर्टी परचेज में कोई रेस्ट्रिक्शंस है क्या? मतलब इतना लिमिट है ऐसा कोई? सर आज के समय में तो कोई नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कोई एनआरआई आकर कितनी भी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज खरीद सकता है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है इंडिया में भी। जी जी, पर फिर भी जैसा कोई कि मतलब जैसे पहले था कुछ ऐसा तो... नहीं, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज पे तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आप कोई एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हैं ना, तो उस पे क्या है, रेस्ट्रिक्शन नहीं। गवर्नमेंट ने बोला कि साहब अगर कोई एनआरआई आके रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल ले रहा है जहां तक तो ठीक है, बट अगर एग्रीकल्चर ले रहा है तो आरबीआई से सेपरेट परमिशन लेनी पड़ती है कि साहब मैं आरबीआई से वही कोई परमिशन का मुझे भी कुछ आइडिया था कि कुछ एक परमिशन रहती है कि वो मतलब उसमें परमिशन उसको मस्ट है कि नहीं है। एडिशनल परमिशन उस समय लेनी पड़ती है अगर आप एग्रीकल्चर लैंड अगर कोई एनआरआई ले रहा है, तो उसमें आपको एक एडिशनल परमिशन लेने की आवश्यकता है। वो कैसे मिलती है? वो आरबीआई से लेनी पड़ेगी आपको, आरबीआई स्पेसिफिकली जाकर, उसके लिए आपको आरबीआई के ऑफिस में, आपको आरबीआई के जो हेड ऑफिस होता है जो जयपुर है जैसे अपने राजस्थान में, आप वहां जाएं और वहां पर आप उनके लिए एप्लीकेशन दीजिए और वो वहां पे वो अपडेट करेंगे। उसके बाद एनआरआई अपना जैसे कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेने का विचार बनाता है, लेकिन कहीं उसको इसके टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी? सबसे बड़ा एक ये फैक्टर आता है। आप मैं जहां तक समझ रहा हूँ आपका ये पूछने का मतलब है कि एनआरआई ने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ली, बट क्योंकि वो रह तो इंडिया में नहीं रहा, वो रह तो वहीं पर है ना, और उस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे कोई रेंटल इनकम हो रही है, तो उसकी टैक्सेशन कैलकुलेशन क्या होगी? तो इसमें टैक्सेशन कैलकुलेशन सीधा है सर, उसमें आपको कुछ नहीं, जो भी आपका रेंट आ रहा है उस रेंट के ऊपर पूरा तो मैं नहीं समझता हमारे दर्शकों को यहाँ पे बता पाऊंगा मैं, बट आपको एक मैं बेसिक सिनॉप्सिस में समझा देता हूँ कि जो आपने रेंटल इनकम आई उस पे एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 30%, और जैसा मैंने आपको बताया कि आपने हाउसिंग लोन अगर कोई उस पे ले रखा है उसने एनआरआई ने, तो उसका इंटरेस्ट का छूट मिल जाएगी जो 2 लाख तक की है, और उसके अलावा आपको 1.5 लाख की छूट एडिशनल मिल जाएगी। ऐसे करके आपको एक जो एनआरआई आ रहा है, जो आपकी रेंटल इनकम है, उस रेंटल इनकम पर 30% का तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो आपका इंटरेस्ट आपने उस लोन पे कोई पेमेंट करा है तो उसकी छूट मिल जाती है, और तीसरा कोई आपने अगर जो सेविंग मतलब सेविंग्स के तौर पे एटीसी की, वो 1.5 लाख की छूट और काउंटेबल है यानी वो काउंटेबल। बट इसी प्रकार उसकी लायबिलिटी कैसे बैठेगी? सपोज जैसे उसने कोई रेजिडेंशियल लिया, कोई कमर्शियल लिया, वर्क स्पेस लिया, और उस पे उसकी लायबिलिटी कैसे बैठेगी? सर उस केस में क्या होगा, मान लीजिए उसके पास दोनों तीनों प्रॉपर्टीज है, एक तो रेसिडेंशियल भी ले ली, उसने बोला साहब एक कमर्शियल भी दिला दो अनिल जी, क्योंकि आप बहुत काम करते हो, मेरे को भी एक कमर्शियल दिला दो। अनिल जी ने कमर्शियल दिला दिया। अब रेसिडेंशियल का तो जैसे मैंने आपको बताया कि साहब स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी और उसका हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपको उसका प्रिंसिपल की भी छूट मिल गई जी। कॉमर्शियल के केस में क्या है, कॉमर्शियल के केस में केवल आपको रेंटल इनकम दिखानी पड़ेगी, ना आपको उसका कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन है और ना ही उसका आपको कोई 24B जो मैंने आपको प्रावधान बताया कि आपको कोई लोन लिया तो उसका कोई एडिशनल है, बट एटीसी का प्रावधान अगर कोई आपके एटीसी में आप सेविंग्स कर रहे हैं कोई और अन्य प्रकार की, तो वो
तो अगर आपने मान लीजिए एक कोई एनआरआई है जिसको रेंटल इनकम एक रेसिडेंस की तो आ रही है 2 लाख रुपए की, 2 लाख पे 30% की छूट मिली, जो कि हो गई 60,000 रुपए। 60,000 रुपए तो एक चले गए, है ना, तो 1,40,000 रुपए हुए। अब उसने जो 1 लाख रुपए का हाउसिंग लोन ले रखा है उसकी छूट मिल गई, जो 1 लाख रुपए का, जैसे मैंने आपको पुराना एग्जांपल दिया था कि 2 लाख रुपए का मान लीजिए ईएमआई है जिसमें 1 लाख, तो मैंने वो कंसीडर कर लिया 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, तो 1,40,000 में 1 लाख और चले गया, है ना। तो ऐसे करके रेसिडेंशियल से तो आ गई मेरी इसमें 40,000 रुपए की इनकम, ठीक है। अब ऐसे ही उसकी एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी थी जिससे उसको, है ना, 5 लाख रुपए का और किराया आ रहा था, तो 5 लाख रुपए और 5,40,000, 5,40,000 आ गई। 5,40,000 रुपए की टोटल अभी यहाँ पे आपकी ग्रॉस वैल्यू हुई। अब जाकर नीचे आपने डिडक्शन जब लिया तो डिडक्शन के तौर पर आपने वहां पर जो प्रिंसिपल में 1 लाख रुपए दिया था ना, जो ईएमआई में, उसकी और छूट मिल गई, तो 5,40,000 में से 1 लाख की और छूट मिलकर 4,40,000 रुपए की इनकम हो गई। मतलब कि आपको फिर मैं इसमें कंसाइज कर देता हूँ, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पे तो रेंटल इनकम आपको सीधे दिखानी पड़ेगी, उस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट रेसिडेंशियल में 30% का एक सरकार आपको छूट देती है और आपको बाकी हाउसिंग बेनिफिट्स भी देती है। ठीक है, मैं समझता हूँ मेरे दर्शकों, आपके दर्शकों, नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बेसिक सवाल है, क्योंकि आजकल लोगों की प्रेफरेंस ये रहती है कि हमें किसी प्रकार से कोई रेंटल इनकम आए, और लेकिन लोगों को साथ में डर रहता है कि यूं ना हो कि मैं मेरी प्रॉपर्टी पर तो 20,000 रुपए किराया ले रहा हूँ, लेकिन यूं ना हो कि काफी सारा टैक्स पार्ट चला जाए, और टैक्स पार्ट चला जाएगा तो मुझे क्या बचेगा, मुझे मालूम पड़ा मेंटेनेंस ही मेरे लिए भारी हो गया, तो ये एक डर रहता है। इसके लिए आपने बहुत अच्छा एक सजेशन दिया। लेकिन ये एक रेंटल इनकम पर ये रेजिडेंशियल रेंटल वाला जो इनकम मैंने आपको बताया, इसमें टीडीएस क्या चीज है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वाला जो आप अनिल जी, इसमें क्या है, टीडीएस का एक प्रावधान दिया रखा है जिसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। उसका सरकार का मोटिव यही है, जैसा आपने बोला कि साहब मेरे को तो कैश की इनकम दे दो, मेरे को तो दिखाना नहीं है, तो सरकार ने बोला यार नहीं ऐसा मत करो, आप जहां पर भी बड़ा अमाउंट दे रहे हो, एक उन्होंने कुछ थ्रेशोल्ड दी, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में भी, उस थ्रेशोल्ड से जहां पर भी ज्यादा अमाउंट दे रहे हो उस पे आप टीडीएस काट दो भैया देने वाले भाई साहब, ताकि मेरे पास बाय डिफॉल्ट पता चल जाए आप ये इनकम उसको दे रहे हो जो दिखाना नहीं चाह रहे थी, है ना। तो टीडीएस का उपयोग ये होता है। अब इसमें एक एनआरआई और एक रेसिडेंट, मतलब जो इंडियन आदमी और एक एनआरआई, इसमें अलग अलग प्रावधान है। एनआरआई के केस में 30% टीडीएस कटता है, कोई भी रेंटल इनकम आ रही है, अगर आप मकान मालिक है और आपने यहाँ पर किराए पे प्रॉपर्टी दे रखी है, तो उस पर 30% टीडीएस कटेगा और प्लस 4% एजुकेशन सेस, 31.2% का टीडीएस कटेगा एनआरआई के केस में, ओके, रेंटल इनकम पर। बट यही अगर आप लिमिट के बाद या स्ट्रेट कटेगा, उस पे एनआरआई के केस में कटेगा सीधे, है ना। बट यही अगर रेसिडेंट एसएससी है, तो रेसिडेंट एसएससी के केस में सरकार ने कुछ रिलीफ दे रखा है कि 50,000 रुपए से ऊपर से ज्यादा अगर रेंटल इनकम आप दे रहे हैं, 50,000 रुपए महीने से ज्यादा रेंट पे कर रहा है कोई आदमी, तो रेंट पे करते वक्त उसको 5% का टीडीएस काटना जरूरी है, जो अभी कोविड के दौरान में 25% की छूट के बाद 3.75 हो गया 31 मार्च 2021 तक के लिए। और आप मेरी बात से है ना। और अगर यही रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है बट कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में वो लिमिट जो 50,000 महीने की किराए की थी, पूरे साल की अगर 2,40,000 रुपए से ऊपर का अगर किराया आ रहा है तो उस पर 10% का टीडीएस का प्रावधान है। मतलब अगर मैं किराए पर, अगर आपकी कोई बिल्डिंग है मैंने आपकी किराए पे ले रखी है, तो अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है और मैं आपको यहाँ पर भी 25,000 रुपए किराया दे रहा हूँ, है ना, तो 25,000 रुपए से मतलब हो गया साल का मैं आपको दे रहा हूँ कितना, 3 लाख रुपया, तो मुझे टीडीएस काटना जरूरी है, अनिवार्य है 10% से, ठीक है। और ये अगर मेरी, मान लीजिए आपका रेंट, मैंने फ्लैट ले रखा है जिसका मैं 60,000 रुपए किराया दे रहा हूँ, क्योंकि आप 50,000 रुपए महीने से ज्यादा किराया में दे रहा हूँ, तो उस पे 5% मतलब महीने से टीडीएस काटना अनिवार्य है। ओके, अबव 50,000, नहीं, हर मंथ अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का किराया है जी, ऐसा नहीं पूरे साल भर में 50,000, अगर 5,000 रुपए महीने का है, साल में 60,000 हो गया तो टीडीएस नहीं कटेगा। महीने का अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का किराया है किसी फ्लैट का या मकान का, तो उस पर टीडीएस काटना कंपल्शन है, ठीक है। और अगर आप टीडीएस नहीं काटेंगे तो पेनल्टी के प्रावधान बहुत टाइट है, बहुत ज्यादा पेनल्टी, ओके। तो टीडीएस को बराबर समय, मतलब आप अपने सीए से अगर अटैच्ड है तो सीए आपको गाइड करता रहेगा कहाँ पे टीडीएस काटे, आप इसीलिए सीए के पास हमेशा अपने प्रॉपर टच में रहें। नहीं, क्योंकि ये मैं अपने दर्शकों और आप सभी से निवेदन करूंगा
कि ऐसी कोई भी आप इनकम ले रहे हैं तो आप एक बार अपने सीए से कंसल्ट जरूर करें। बहुत नॉमिनल फीस पर आपके सीए आपको सारे सजेशंस देता है। यश दानी जी तो खैर अजमेर के डायमंड है हमारे, और आप उनका नंबर देख सकते हैं। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जब भी कोई आप रेंटल, रेजिडेंशियल रेंटल या कुछ ऐसा करते हैं या कमर्शियल स्पेस आप रेंट पे देते हैं, तो आप एक बार सीए से अपना सजेशंस जरूर दें और अपनी इनकम जरूर आप उस पर शो करें। और उनको सारा आपका, चूंकि फाइनेंशियल डॉक्टर है सीए, आप उससे कुछ भी छुपाए ना। अच्छा, एक चीज अभी जैसे बार बार अपनी एनआरआई वाली बात चल रही थी, एनआरआई को होम लोन मिल सकता है? एनआरआई को होम लोन मिल सकता है। उसके लिए आपको आपके बैंक से संपर्क करना पड़ेगा। उसमें कुछ उनके एक बेसिक क्राइटेरियाज है, क्योंकि कुछ आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है, बाहर आपने कितना एक्सपीरियंस है सैलरी रेट के लिए और जॉब के लिए। तो वो आप पर्सनली अगर बैंक से मिलेंगे तो वो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बता देंगे। एनआरआई को होम लोन मिलता है इंडिया में। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट उनको एनआरआई को, उसके लिए एनआरआई एनआरओ होना मस्ट है। एनआरई एनआरओ अकाउंट होना जरूरी है, बट एनआरई एनआरओ के थ्रू पेमेंट्स तो होंगी। उसके अलावा भी कई प्रावधान है कि अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर नहीं है तो फिर आपके फैमा रूल्स भी लगते हैं, तो कई और तो आपको कई वो प्रावधानों को भी देखना पड़ता है। वो मैं समझता हूँ व्यक्तिगत यहाँ पर बताना और समय भी नहीं है आपको, बट आपके हिसाब से संभव है कि संभव है। आप बिल्कुल कोई एनआरआई है, जैसे कि आप लोग के एनआरआई में आप लोग काम करते हैं, एनआरआई है और अगर उसको होम लोन लेना है तो मिल सकता है। नहीं, चूंकि अभी जैसे दिसंबर तक में काफी एनआरआईज इंडिया आएंगे, काफी लोग लाइफ टाइम अपना शिफ्ट करके आएंगे, क्योंकि कोविड के चलते काफी लोगों की जॉब्स में गई है, सैलरी डिडक्ट हुई है या काफी बिजनेस क्लोज हुए हैं। तो वो जब सब लोग लौटेंगे तो उनके साथ सबसे बड़ा ये इशू आएगा कि जिसके बाद जो बजट होगा उसी बजट में वो कमर्शियल रेजिडेंशियल कुछ लेना चाहेगा, सारा कुछ करेगा। तो उस चीज को आप, इसके लिए ही मेरा ये सवाल था। और अच्छा, जैसे ये प्रॉपर्टी में जो इनकम होती है क्या सारी टैक्सेबल होती है? वैसे तो मुख्य तौर पे सब तरह की इनकम, प्रॉपर्टी पे नहीं, अगर आपकी सब तरह की कोई भी इनकम है टैक्सेबल होती है। बट अगर आपको एक प्रॉपर्टी से होने वाली अगर एग्रीकल्चर इनकम हो रही है तो उस पर टैक्स फ्री है। तो अगर आप एग्रीकल्चर इनकम ले रहे हैं तो वो टैक्स फ्री है। मतलब कैसे? मतलब जैसे गमले में गोभी की तरह? नहीं, गमले पे गोभी पे नहीं हो सकता। आप उसमें क्या है, देखिए उस पे भी सरकार ने क्लियरिटी रख रखी है कि आप अगर अपने मकान में गोभी, गमले में गोभी उगा रहे हैं और वो बेच रहे हैं तो नहीं मिलेगा। बट अगर आप यही कोई किसान है, जैसे कि मैं आपको नर्सरी का मामला, नर्सरी के मैं आपको इसमें डिटेल में भी बताता हूँ कि आप नर्सरी का, आपने मान लीजिए कोई नर्सरी है और नर्सरी ऐसी है कि साहब वो किसान क्या करता है, अपनी जमीन में कोई पेड़ बोता है और बोकर पहले गमले में लगाता है और फिर वो गमला बेचता है, है ना? तो उसको एग्रीकल्चर इनकम में लिया जाएगा। बट अब मान लीजिए कि साहब मैं नर्सरी लेकर, दानी जी अजमेर में एक नर्सरी लेके बैठे हुए हैं एक शोरूम में, अच्छे से दुकान में कहीं पे, और किसान के पास गए, जो किसान जमीन में से निकाल कर गमले तैयार करके रख दिए, ऐसे 50-100 गमले लिया है और मैंने मेरी बिल्कुल अच्छी दुकानदारी में गमले लेके बेच रहा हूँ, है ना? तो वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी, वो फिर बिजनेस इनकम कहलाएगी। तो हर जगह पर आपको केस टू केस डिपेंड करता है किस तरीके की इनकम कहां पर आ रही है, उसको हमें देखना जरूरी है। इसलिए ऐसा मत बोले कि आप गोभी अगर गमले में गोभी उगा रहे हैं तो सुना था कि काफी लोगों ने इसमें इनकम में काफी छूट ली थी। हाँ, वो बेसिकली क्या होता है, देखिए मैं आपको, आप अगर एग्रीकल्चर इनकम दिखा रहे हैं, आपने बोला गमले में मैंने गोभी उगा ली, अब गमले में गोभी उगा ली तो हमने एग्रीकल्चर इनकम दिखा दी। अब जब तक नोटिस नहीं आएगा तो चल गई। बट जब नोटिस आ गया और आपको अथॉरिटी पूछ रहा है, साहब बताओ आपने एग्रीकल्चर इनकम कहा, तो आप बोलोगे कि साहब मैं तो 2x2 की मेरी एक एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें 2 फीट बाय 2 फीट की, उसके अंदर मैंने एग्रीकल्चर लैंड में गोभी उगाई थी और उससे मेरी एग्रीकल्चर इनकम हुई। तो दैट इज नॉट जस्टिफाइबल। आपको एग्रीकल्चर लैंड का एक रीजनेबल साइज होना जरूरी है। एक उसके लिए हमारे को मतलब स्पेसिफिकली देखना जरूरी है। वो असेसिंग ऑफिसर पे डिपेंड करता है। आप बोलेंगे गमले में उगा ली तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं हो सकती। वैसे एक चीज है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम में जो ये रेंटल इनकम होती है, उसका कैसे रहता है? मतलब वो अवेलेबल, मतलब कैसे करेंगे उसको? एग्रीकल्चर जमीन पे अगर रेंटल इनकम हो रही है, अगर वो एग्रीकल्चर जमीन जिस पे रेंटल इनकम हो रही है, तो जो रेंट पे कर रहा है, अगर वो जमीन को एग्रीकल्चर पर्पज से यूज कर रहा है, तो वो इनकम भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ जाएगी। तो आपकी अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड पर रेंटल इनकम आ रही है, जिसपे वो जो रेंट पे करने वाला उस जमीन को एग्रीकल्चर पर्पज से इस्तेमाल करेगा, तो वो रेंटल इनकम भी आपकी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएगी। एक ये नर्सरी वाली कह रहे थे, तो जो नर्सरी वाली इनकम है, इसका थोड़ा सा मेरे को बताइए ना कैसे था। क्योंकि अक्सर सपोज 1 बीघा जमीन है, अब उस पे हम लोग नर्सरी खोलते हैं और उस पे इनकम लेना चाहें तो उस पे किस प्रकार से हम लोग
जैसे मैंने अनिल जी अभी आपको पहले भी बताया कि आपने मान लीजिए नर्सरी है, नर्सरी आपकी एक खेतीबाड़ी वाली जमीन में है जहां पर किसान ने कोई पेड़ लगाया, पौधे लगाए 50 तरीके के, बीज लगाया था। बीज लगाकर जब तक वो पौधा बना, पौधा बनकर वो मतलब एक प्रॉपर बॉन्साई या छोटे छोटे प्लांट्स हो गए, बेचने के लायक हो गए, मतलब एक तरह से उसने पैदावार करी, वो बीज लगाने के बाद पैदावार करी, वो पैदावार करने के बाद गमले में ट्रांसफर करके बेचा, तो एग्रीकल्चर इनकम में काउंट हो जाएगा। बट अगर वही पैदावार करके गमले में बन जाने के बाद आप दुकान में लाके बेच रहे हो, तो उसका एग्रीकल्चर इनकम में नहीं काउंट होगा, वो दैट विल बी काउंटेड। इतना क्या उसमें हमें शो करना पड़ता है कि कैसे इनकम है, तो सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम लिख दिया। देखिए एथिकली है ये, तो आपको ऐसा नहीं पूछता है कि आप कितनी जमीन है क्या है, बट जब पूछने की बारी आएगी तब आपके पास जवाब होने चाहिए। तो हम तो ये राय देंगे कि साहब मत बताएं, गलत चीज ना बताएं, बट बाकी आप अगर बताते हैं तो फिर आने वाले जो समय में जो आता है आपका कि नोटिस तो अगर गलत बताने वाले के पास एक्चुअली मेरा यही कहना रहता है कि भाई आप पहले ही आप अपने सीए से सारा कंसल्ट करके रखें, बाद में बड़ी तकलीफ होती है जब आपके पास नोटिस आते हैं। और सही बोल रहे हैं। फिर वही वाली बात है कि जो इलाज 1000 में हो सकता था फिर 1 लाख में भी नहीं होता। सीए से कतराए ना, आप सीए के पास समय पे जाए, इलाज समय पे होगा तो बराबर होगा, अगर आप बाद में जाएंगे तो फिर तो क्या, फिर हम जो होगा फिर समझा जाएगा उसमें। लेकिन एक चीज और है, जैसे अभी आपसे बात हो रही थी, तो एग्रीकल्चर जमीन तो अपना सिटी एरिया में भी होती है, शहर में भी होती है, वो भी टैक्स फ्री होती है सर? क्या वो तो शहर के पेरिफेरी में आ गया है? देखिए एग्रीकल्चर इनकम के लिए सरकार ने ऐसा नहीं बोला है कि एग्रीकल्चर लैंड पे होनी चाहिए। अगर आपने कोई कॉमर्शियल प्लॉट ले लिया, जैसे भाई आपके कई एनआरआई क्लाइंट है जो सेट भी होते हैं कई, तो कॉमर्शियल प्लॉट ले लिया, उस कॉमर्शियल प्लॉट पे लाकर आपने बोला साहब यहाँ पर खेतीबाड़ी करूंगा मैं, तो आप खेतीबाड़ी करें ना, कोई मना नहीं कर रखा। आप कॉमर्शियल लैंड में सरकार ने नहीं मना करा आप खेतीबाड़ी मत करें, सरकार बोलती है कि साहब एग्रीकल्चर इनकम को मैं टैक्स फ्री कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर लैंड को फ्री नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना? समझ गए। तो आप अगर कोई शहरी एरिया में भी आकर आप कोई जमीन में खेतीबाड़ी कर रहे हैं और उसकी जो आपकी फाइनल जो बेनिफिट आ रहा है वो कर रहे हैं, तो दैट विल बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। समय का थोड़ा अभाव है, मैं आपसे थोड़ा सा एक जो सबसे ज्यादा हमारे इसमें आता है, ये हम लोग कैपिटल गेन बहुत सुनते हैं, उसके लिए थोड़ा सा आप हमारे को गाइड करें। सर कैपिटल गेन में कैपिटल गेन तो आप देखिए कोई भी चीज, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी, क्योंकि आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं और हमारा टॉक शो भी रियल एस्टेट पर ही है, तो आपने कोई प्रॉपर्टी अगर खरीदी बेची है, उसका जो डिफरेंस है, मान लीजिए 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी और बेच दी आपने 15 लाख की, तो जो 5 लाख रुपए की जो आपका कैपिटल मतलब जो डिफरेंस है, दैट 5 लाख रुपया विल बी योर कैपिटल गेन। तो इसकी टैक्सेशन के क्या प्रावधान रहता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? सर इसमें क्या है, कैपिटल गेन का कैलकुलेशन ऐसा है, अगर आपकी प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो कैटेगरीज होती है कैपिटल गेन कैलकुलेशन के लिए, वो केस टू केस हमें देखना पड़ता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या है, अगर शॉर्ट टर्म है तो 20% टैक्सेशन आता है, वो लॉन्ग टर्म है तो 20% टैक्सेशन आता है, और वो शॉर्ट टर्म है 20% टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मान लीजिए ऑन डिफरेंस, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की परचेज प्रॉपर्टी वैल्यू थी और आपने उसको 12 लाख में बेच दी। 2019 में आपने कोई लैंड ली थी 10 लाख की और 2020 में आपने लैंड बेच दी जिस पे आपको 2 लाख का मुनाफा हुआ, तो उस 2 लाख के मुनाफे को आपको आपके स्लैब में लाकर जोड़ना है। ओके, इनकम टैक्स के एनुअल स्लैब, इनकम टैक्स के स्लैब में लाकर विदिन 2 इयर्स, शॉर्ट टर्म गेन नहीं, अगर क्योंकि आपने वो 3 साल से पहले 36 महीने की कैलकुलेशन होती है, अगर 36 महीने से ज्यादा है तो दैट विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट अगर 36 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म है। तो अगर 36 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म में आएगा और उस पे 20% टैक्स कैलकुलेशन होगा और इंडेक्सेशन का ही बेनिफिट। मैंने 2015 में 10 लाख का लिया और 2020 में मैंने 20 लाख का बेचा, तो इसमें क्या होगा, आपने मान लीजिए अपन ऐसा ही केस ले लेते, 2015 में आपने 10 लाख का प्लॉट लिया जिसको आपने 2020 में 20 लाख का बेचा, तो आपने जो 2015 में 10 लाख का प्लॉट लिया था उसका पहले तो इंडेक्सेशन होगा। इंडेक्सेशन मतलब है जो कि बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के हिसाब से हमें रेट बढ़ानी होगी, इंडेक्स वैल्यू दे रखी है, आप अपने सीए से मिलेंगे तो बता देगा। उसके हिसाब से जो मान लीजिए 10 लाख की वैल्यू हो गई 15 लाख की, मैं एक अमूमन प्राइस मान लेता हूँ इंडेक्सेशन के बाद, और 20 लाख रुपए आपकी बेचने की है, तो 5 लाख का जो डिफरेंस है उस 5 लाख का 20% टैक्सेशन हो जाएगा, लॉन्ग टर्म है इसलिए। ओके ओके ओके। बट यही अगर मान लीजिए 2015 की जगह आपने 2018 में लैंड ली, 2019 में लैंड ली और 2020 में बेच दी, तो आपने 10 लाख की ली थी 20 लाख में बेच दी, तो जो 10 लाख है दैट विल बी योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसमें कोई इंडेक्सेशन नहीं। तो वो 10 लाख हमारा सीधा इनकम में, वो सीधा इनकम स्लैब में आ जाएगा, और इनकम स्लैब के हिसाब से जो कैलकुलेशन है 20% जो भी स्लैब आता है एज द केस में। बट ये सेव कैसे कर सकते हैं टैक्स? सब इसमें कैपिटल गेन के लिए तो क्या है, देखिए बहुत लंबा एक अपने आप में, अगर मैं समझता हूँ टॉपिक, अगर आप कभी हमारे को दोबारा बुलाएंगे तो हम आपको कैपिटल गेन पे बता सकते हैं। बट कैपिटल गेन क्या है, मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ
कैपिटल गेन बचाने के लिए या तो आप रेसिडेंशियल मकान लेते हैं आदमी, या कुछ 54 EC में एक बॉन्ड्स है, 50 लाख तक के आप बॉन्ड्स ले सकते हैं। अगर वो बॉन्ड ले लेते हैं तो छूट मिल जाएगी, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल लीजिए। मतलब मैं अगर जरूरी नहीं कि मैं मकान ही लूं उस प्रॉपर्टी उस पैसे का। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मकान ही लीजिए, बट उसके लिए फिर भी केस टू केस हमें समझना पड़ेगा कि उसमें आपने कौन सी लैंड है, कितने टाइम की है, तो अलग अलग प्रावधान है। वो प्रावधान तो हम केस टू केस ही बता सकते हैं, मैं इस पोडियम पे बताने में असमर्थ हूँ। बट जैसे अजमेर शहर का सबसे ज्यादा हम जो देखते हैं कि लोग पुरानी प्रॉपर्टी बेचते हैं, उस पे टैक्स कैसे आप कैलकुलेट करते हैं? पुरानी प्रॉपर्टी पे टैक्स कैलकुलेशन ऐसे है कि पहले तो आपको 1981 का इंडेक्सेशन वैल्यू, अगर मान लीजिए 1980 की कोई प्रॉपर्टी है, तो सरकार ने पहले पुराने टाइम में दे रखा था कि बेस वैल्यू लेनी पड़ती थी कि आप बहुत पुरानी भी है, बट क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं मालूम है तो 1981 की आपको बेस वैल्यू लेनी है उस समय की, जो कि आपका कोई भी वैल्यूएशन जो तो वो चेंज हो गया ना। हाँ, तो वो अब 2018 के बाद से चेंज होकर वो 2001 का हो गया बेस वैल्यू, कि जो 1981 की लेनी पड़ती थी वो 2001 की वैल्यूएशन आप कोई भी आर्किटेक्ट से अगर जो पैनल में होंगे उनसे आप वैल्यूएशन करवा लीजिए और 2001 की वैल्यूएशन लेकर बाकी इंडेक्सेशन की जैसे कैलकुलेशन बताई वो कैलकुलेशन करके टैक्सेशन निकलवा सकते हैं। नहीं, बट जैसे एक चीज और रहती है, अच्छा कोई भी अपना पिता होता है तो वो अपने बेटे बेटी के नाम पर कुछ गिफ्ट कर देता है, कुछ कर देता है, तो उसमें उनको भी क्या टैक्स आएगा? नहीं, अगर ये कोई पिता ने अपने बेटे के, मान लीजिए राम के पिताजी ने राम को एक प्रॉपर्टी दे दी कि बेटा ये तू प्रॉपर्टी ले ले, तो वो उस पर टैक्स नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसफर की डेफिनेशन में ना आकर वो एक तरह से गिफ्ट की डेफिनेशन में आएगा कि मैंने बेटे को गिफ्ट कर दी, तो गिफ्ट पे टैक्स नहीं है। ये गिफ्ट ब्लड रिलेटिव की डेफिनेशन देखनी पड़ती है, वो भी केस टू केस हमें समझना पड़ता है। तो रिलेटिव की डेफिनेशन में आ गए तो आपका टैक्स नहीं लगता है। मतलब वो गिफ्ट कर सकता है अपने बच्चों को? हाँ, कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि कोई अमाउंट नहीं है कि आपका कोई स्पेसिफिक अमाउंट है। पिता अपने बेटे को कितने भी अमाउंट का दे सकता है, 1 करोड़ का हो कि 10 करोड़। इसी कंडीशन को हम दूसरी उसमें लेते हैं कि अगर पिता की डेथ या माता की डेथ के बाद वो बच्चों को विल से प्रॉपर्टी जाती है। हाँ, उसमें भी ऐसा कोई नहीं है, अगर आप विल से भी जा रही है कोई प्रॉपर्टी तो विल में भी स्पेसिफाई उन्होंने कर रखा है सरकार ने कि आप अगर विल से भी जाने वाली प्रॉपर्टी पे कोई टैक्सेशन नहीं है, कि विल से जाने वाली प्रॉपर्टी पे भी आपका कोई टैक्स नहीं लगता, उसको भी काउंट करता है कि वो एज बाय इनहेरिटेंस आई है। और इसमें एक चीज और है कि अगर कोई मैरिज की, मतलब कोई मैरिज समय पे, कोई मैरिज के समय पे भी अगर कोई चीज गिफ्ट में आती है, चाहे वो पिता से हो चाहे किसी से भी आई हो, अपने परिजनों से भी आई हो, तो उसको पर भी कोई टैक्स नहीं है मैरिज के समय पे। अच्छा, पिता की मृत्यु हुई और बच्चे उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो वही वो टैक्सेबल तो रही। देखिए, अगर पिता की मृत्यु के बाद अगर बच्चे बेचते हैं तो उसका फिर टाइटल देखना पड़ता है और उसको केस टू केस हमें स्पेसिफाई देखना पड़ता है कि कहाँ पे क्या चीज हुई है, उसकी कैसे इंडेक्सेशन लगेगी, क्या बेनिफिट आएगा, किसके पास हाथ में टैक्सेबिलिटी आएगी, वो केस टू केस होता है, डिपेंड करना, देखना पड़ेगा। जैसे इस साल की वैसे डेट क्या है? अभी क्योंकि कोरोना चल रहा है तो कोरोना में उन्होंने डेट बढ़ा के 30 नवंबर कर दी है। हाँ। वैसे 31 जुलाई होती है हर साल। हाँ। बट क्योंकि कोरोना चल रहा है उन्होंने भी 30 नवंबर शायद एक्सटेंड होने की, ये देखिए हम तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो सरकार ही डिपेंड करेगी और कोरोना की स्थितियां बताएगी क्या होगा। ऐसे जब हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसमें टीडीएस का क्या सीन है? प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त एक प्रावधान है कि एक चीज में आपको, अच्छा आपने क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि रियल एस्टेट का एक्चुअली मैं पूछने वाला ही था, मैं काफी देर से रियल एस्टेट का एक बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है कि लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने तो चले गए, अगर आपने 50 लाख से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी खरीदी, लोगों को नॉलेज की ही थोड़ी कमी है कि 50 लाख से अबव की प्रॉपर्टी पे 1% टीडीएस का प्रावधान है। मतलब अगर मैं परचेज कर रहा हूँ 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी 60 लाख की, तो 60 लाख की प्रॉपर्टी पे 1% का टीडीएस कटेगा, रजिस्ट्री वैल्यू। अगर ये मान लीजिए आप बोलते साहब ज्वाइंट में भी ले ली, बट ज्वाइंट में 60 लाख की 3 भाइयों ने लिए साहब, 20-20 लाख की 3 जनों, तो भी टीडीएस कटेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 20 लाख की आप बांट दोगे। मतलब आपका कहना 50 लाख से ऊपर जहां आपने रजिस्ट्री कराई तो आपको 1% जहां पे भी रजिस्ट्री वैल्यू अगर 50 लाख से ऊपर है वहां 1% टीडीएस का प्रावधान है। और इसमें सबसे जोरदार है, जो परचेजर है उसकी लायबिलिटी है अगर टैक्स नहीं काटेगा तो इसमें 200 रुपए रोज की पेनल्टी का प्रावधान है। मतलब अगर वो 6 महीने भी टालता है किसी कारण से, तो दुगना भी टीडीएस हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और किसी कारण से रजिस्ट्री रिलीज हो जाए बिना टीडीएस कटे तो भी हम ये राय देंगे कि अगर आप अपने उस जिससे आपने खरीदी है टीडीएस काटे और उससे रिफंड लीजिए वापस। ठीक है। अच्छा, जैसे कई बार होता है ना, पति ने प्रॉपर्टी ली और पत्नी के नाम पे ली, और सपोज ने वाइफ के नाम पर तो प्रॉपर्टी ली लेकिन ईएमआई खुद भर रहा है, टैक्स लायबिलिटी और टैक्स का बेनिफिट किसको मिलेगा? सर अगर पति ईएमआई भर रहा है, हमें तो क्या होता है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है। अगर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बैंक इशू कर रही है तो हम लोग उसका क्लेम ले लेते हैं। बट अगर ये जॉइंट प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए केस ऐसा होता है पति पत्नी ने प्रॉपर्टी ले रखी है अपने नाम से और पति पूरी ईएमआई दे रहा है ना,
तो उस केस में हम नहीं लेने देते, हम टेक्निकली मना करते हैं। तो देखा जाए तो इसमें भी आप अगर पत्नी के नाम की प्रॉपर्टी और हाउसिंग लोन बैंक दे रही है, तो अगर आपको डिटेल आपके क्लाइंट बता रहा है तो नहीं मिलना चाहिए आपको, उस पर बेनिफिट नहीं ले। बट अगर ये केस ज्वाइंट में, और ज्वाइंट में आने के बाद आप उसकी ईएमआई पति अकेला दे रहा है, तो पति को उसके जो हिस्से का है उतनी की ईएमआई का ही बेनिफिट मिलना चाहिए, टेक्निकली यही होता है। बट लोग बात, क्योंकि क्लाइंट अपने सीए को बताता भी नहीं क्या चीज है, क्लाइंट को बोलता है साहब ये मेरा इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है, इसका ले लो साहब। अच्छा, सीए भी ये सोचता है कि ठीक है मेरे को इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लाके दे दिया, वो हम डाल देते, वो फाइल कर देते। तो अगर आप प्रॉपर डिटेल दे रहे हैं तो जिसकी प्रॉपर्टी है उसी का लोन, और उसी का लोन है उसी का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है, तो उस हिसाब से उसके हिस्से का बेनिफिट वो मिल सकता है। एक चीज, ये आप एचयूएफ बनाने की सलाह देते हैं? सर एचयूएफ का अपना एक बेनिफिट है। एचयूएफ बेसिकली टैक्स प्लानिंग का ही पार्ट है। अगर एचयूएफ है तो आपको सरकार ने दे रखा है, एचयूएफ बनाते हैं शादी होते ही, ऐसा जरूरी नहीं बच्चा होना जरूरी है। जिस दिन शादी हो जाती है, हिंदू जैनी और सिखों में ये अलाउड है, आप एचयूएफ क्रिएट कर लीजिए जिस दिन शादी होते ही। और उसमें अगर आपकी जो भी पेरेंटल इनकम आ रही है, पेरेंटल इनकम जो आपके बाद में एंसेस्टर के थ्रू आ रही है, उसमें आप लाके आप एचयूएफ में दिखा सकते हैं, और उसमें आप अपना जो बेसिक 2.5 लाख तक की छूट है, जो बेसिक स्लैब है, उसका बेनिफिट लीजिए। नहीं, बट इसे एचयूएफ में टैक्स की कुछ ज्यादा छूट है कैसे? नहीं, कोई एडिशनल छूट नहीं है। जो आपकी 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है, 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की छूट है, प्लस इसमें आप अगर कोई छूट के प्रावधान लेना चाहते हैं तो आपको, जैसे मैंने एटीसी की छूट आप और ले सकते हैं। अगर आप वहां पर आपके कोई करता है या फैमिली को पार्टनर्स की कोई पॉलिसी का पेमेंट कर रहे हैं, तो ये 2.5 लाख इनऑल छूट है? 2.5 लाख इनऑल की इनकम है, प्लस आपका अगर आप एटीसी की और इनमें बेनिफिट डाल रहे हैं तो वो एग्जेम्पशंस और मिल जाती है। जैसे ये पर्सनल लोन भी हम लोग लेते हैं, कई लोग लेते हैं, तो उसमें भी क्या सीए की जरूरत है क्या? नहीं, पर्सनल लोन में अमूमन तो नहीं है, बट अगर पर्सनल लोन ले रहे हैं तो मैं उसमें आपको राय ये दूंगा, अगर पर्सनल लोन ले रहे हैं तो अगर आपका बैंक में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन रखेंगे तो आपको पर्सनल लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको बैंक वैसे भी दे देती है आज की तारीख में। अगर आप प्रॉपर, मैं आपको यही मेरी एज अ सीए मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा, सारी इनकम्स को आप दिखाएं और बैंक के थ्रू रूट करें। सरकार भी यही बोल रही है कि साहब अपनी बैंक में लाएं पैसा, बैंक में लाएं, बैंक में जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपकी रिटर्न मजबूत होती है, और रिटर्न के संग में मजबूत तो होती है, आपकी पैसे सारी सामने आ जाता है, आपके पास क्या पूरे साल में आप कमा रहे हैं आपको भी दिखता है ब्लैक एंड व्हाइट। तो आप अगर पर्सनल लोन में वैसे ये चीज तो मैंने भी देखी है कि उसकी रोज की इनकम, किसी की 1 लाख रुपया रोज का बिजनेस सेल है और वो रिटर्न दाखिल करता है 5 लाख रुपया सालाना। तो एक बड़ा कारण है। बट मैं अभी चाहता हूँ तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपया अगर उसका अगर शो करता है, तो जो उसकी एक्चुअल जो उसकी सेल शो करता है, तो शायद 50 लाख की उसको लिमिट भी मिलती है। इसमें क्या है, देखिए आदमी घबराता है कि मैं टैक्स नहीं दूं, बट टैक्स देने से घबराए ना, टैक्स सरकार को देते हैं तो देश की तो तरक्की होती है, बट आपके भी कई रास्ते खुलते हैं। हाउसिंग बैंक लोन फटाफट मिलता है, आपको रिटर्न भर रहे हैं तो बैंक लोन, आप बैंक खुद मना थोड़ा कर रहे हैं, आप बैंक में पैसा डालें, आप रिटर्न प्रॉपर भरे हैं तो बैंक खुद बोलता है आप लोन ले लो साहब, क्या मना है, आप ट्रैक सही रखें। तो एथिकल आदमी अगर सही चल रहा है, सब एथिकली अपनी चीजें दिखा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, ये जो आईटीआर की जैसे लेट फाइलिंग का क्या सीन रहता है? लेट फाइल करने में मतलब कुछ पेनल्टी? हाँ, लेट फाइलिंग के पेनल्टीज है। अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, जो एग्जेम्पशन लिमिट जो इन्होंने थ्रेशोल्ड दे रखी 2.5 लाख से नीचे है, तो कोई पेनल्टी नहीं है। अगर पेनल्टी 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक की अगर इनकम आती है आपकी, तो उसमें उन्होंने नॉमिनल 1,000 रुपए की लेट बिलेटेड रिटर्न के लिए बोल रहा हूँ, तो 1,000 रुपए की पेनल्टी का प्रावधान रख रखा है। बट अगर ये 5 लाख से ऊपर की इनकम है तो उन्होंने बोला है कि आप, जैसे मैं मान के चल रहा हूँ 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है, तो 31 जुलाई लास्ट डेट होने का कारण उन्होंने बोला आप 31 जुलाई पे नहीं भर पाए, भर लो भाई, आगे भी भर लो, दिसंबर तक अगर आप भर देते हो तो 5,000 रुपए जो भी आपका टैक्स आ रहा है उस पर 5,000 रुपए की पेनल्टी भर दो, और अगर दिसंबर के बाद भरते हो मार्च तक तो आप 5,000 की जगह 10,000 की पेनल्टी भर दो, चाहे कितनी भी हो, चाहे आपकी इनकम कितनी भी है। इनकम 5 लाख के ऊपर है तो, अगर 5 लाख के ऊपर है तो 5,000 रुपए की पेनल्टी, परसेंटेज वाइज नहीं है, पेनल्टी फिक्स है कि हाँ इतना पेनल्टी फिक्स कर रखी है उन्होंने कि 5,000 और 10,000 एज द केस में भी, इफ योर इनकम इज अबव 5 लाख रुपीस। एक चीज मैं और पूछ रहा था, कई लोग तो क्या 2-2 साल 2 साल भरना भूल जाते हैं, तो वो कितने टाइम तक कितनी एक साथ से भर सकते हैं? आज की तारीख में नहीं, ये आपने पूछा जो सही क्वेश्चन है, क्योंकि लोग बाग हमारे पास आते हैं, सीए साहब अब हमारे को लोन लेना है, आप मेरे तो तीनों रिटर्न एक साथ भर दो। तो तीनों जो रिटर्न है ना, आप कभी भी, मेरी राय व्यक्तिगत, कभी भी 3 रिटर्न नहीं, 2 रिटर्न भी एक साथ ना भरवाएं। सीए साहब को फीस मिल जाएगी बट आपको लोन नहीं मिलेगा। बैंक मानती है कि ये फैब्रिकेटेड रिटर्न है,
तो 1 से 2 रिटर्न में कम से कम भी 6 से 8 महीने की मियाद होना जरूरी है। और आप आज, पहले तो हम लोग भर लेते थे, बट अब सरकार ने नियम कड़े कर दिए हैं, तो आप अपने असेसमेंट ईयर, मतलब नया असेसमेंट ईयर की रिटर्न भरने से पहले आपकी रिटर्न भर दीजिए। तो उसकी ही डेडलाइन है। अभी तो इन्होंने हमारी जैसे 18-19 की जो रिटर्न थी, उसकी डेडलाइन थी 31 मार्च 2020, बट क्योंकि कोरोना और कोविड आ गया उस दौरान, उसके चक्कर में उन्होंने 30 सितंबर कर दी थी, जो अभी 2-4 दिन बाद लास्ट डेट है। तो 18-19 की रिटर्न की लास्ट डेट अभी आप भर सकते हैं 30 सितंबर तक भी। और बाकी आप मतलब अब जो हम राय देंगे, तो आप 2 रिटर्न एक साथ भर सकते हैं विद इन द ड्यू डेट, मतलब उसको भी केस टू केस देखना वो पेंडेमिक को देखते हुए। हाँ, पेंडेमिक को नहीं, आप वैसे भी 2 रिटर्न्स भर सकते हैं, एक बिलेटेड रिटर्न और एक आपकी कंटिन्यूड रिटर्न। वो वैलिड है। हाँ, वैलिड रिटर्न्स काउंट। वो स्लैब क्या है इनकम टैक्स का स्लैब? इनकम टैक्स के स्लैब्स तो सर अभी तो ऐसा है, कुछ 60 साल से नीचे वालों के लिए 2.5 लाख का स्लैब दे रखा है। 60 साल से ऊपर जो भी है, 60 साल से ऊपर बट 80 साल से नीचे, उनके लिए 3 लाख का दे रखा है। और 80 साल से ऊपर जितने भी जने हैं, उनके लिए उन्होंने 5 लाख की बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट दे दी है, इतने तक की आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है। ठीक है। वैसे मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, इनकम टैक्स में आप जितना अपना अच्छा रिटर्न शो करते हैं, आप कैश ट्रांजैक्शन की जगह जितना आप उसमें अपना रिटर्न्स में अच्छे से शो करेंगे, उतनी आपकी लिमिट बढ़ती है, आपको फैसिलिटीज मिलती है, हाउसिंग फाइनेंस आपको आराम से हो जाता है। अगर आप इन चीजों को छुपाते हैं तो बाद में इधर उधर से अरेंज करके, सपोज आपने 50 लाख का आपको रजिस्ट्री कराना है और आपने इनकम दिखा रखा है कम और आपके अकाउंट्स में, बुक्स में दिखा रखा है 25 लाख रुपया, तो 25 लाख रुपए आपको इधर से शो करना, उधर से शो करना, जबकि आपके पास इनकम पूरी है, आपके पास इनकम अच्छी है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप करोड़ में काम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि पेपर्स में आपके 25 लाख दिख रहा है, तो वो एक आपके लिए बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। आप फिर बाहर से लोन लेते हैं, इससे दिखाते हैं एंट्री, उससे एंट्री दिखाते हैं, तो वो भी एक तकलीफ का काम है। दूसरी बात, आप जब मतलब बैंक में जाते हैं तो हायर रेट्स पर आपको लोन मिलता है। अगर आप सब कुछ आपका बैंक अकाउंट के थ्रू करते हैं तो कई सारे बेनिफिट आपको रहते हैं। और यस जी, आप ये शो का चूंकि टाइम हो चुका है, तो आप जाते हो कुछ मैं समझता हूँ कई क्वेश्चंस भी आए, बट अपन लोग कोई बात नहीं, हमने कोशिश करी कि जितना कवर हो सके, बट इसके लिए हम आपको एक बार फिर वापस बुलाएंगे। किसी को अगर मेरे से फिर भी अगर कोई भी व्यक्तिगत अगर कोई क्वेश्चंस पूछने हो, तो दे कैन अप्रोच मी ऑन माय मोबाइल नंबर, जो आपके आप एक बार मोबाइल नंबर आपका बोल दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9509583991 और मेरा अजमेर आगरा गेट सब्जी मंडी पर ही मेरा ऑफिस है। आप अगर कोई भी किसी को व्यक्तिगत मिलना हो, तो दे कैन अप्रोच टू माय ऑफिस एंड दे कैन कम एनी टाइम, जस्ट गिव मी अ कॉल बिफोर एंड टेक एन अपॉइंटमेंट बिफोर कमिंग। यस जी, निश्चित ही बहुत शानदार व्यक्तित्व के आदमी हैं और सोशल लाइफ भी काफी शानदार है और मेरे काफी अच्छे मित्र हैं। और मैं आपके सभी से निवेदन करूंगा कि उनके नीचे नंबर दिया हुआ है, आप कभी भी इनसे संपर्क करके मिल सकते हैं। और बहुत बढ़िया सलाहकार हैं और सीए अपनी फीस लेता है, लेकिन आप ये निश्चित है कि आपको कई मुसीबतों से बचाता है। जब आपके पास एक बार नोटिस आ जाता है, तब यही सब आपको लाखों रुपए लग जाते हैं सेटलमेंट में, और तब इतना संभव नहीं हो पाता है। तो आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल डॉक्टर यानी सीए से जरूर एक बार डिस्कस करें, वो आपको कई जगह बचाव करता है। इसी के साथ आज के शो के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, मेरे को बुलाने के लिए, और मैं आपके दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारा पूरा जी, अगले हफ्ते हमारा ये प्रयास है कि हम शहर के किसी प्रतिष्ठित बिल्डर को हमारे साथ लेके आए, और चूंकि कुछ कारणों से अभी वो अगले हफ्ते हमारा ये रहेगा प्रयास कि किसी प्रतिष्ठित बिल्डर को आपसे रूबरू कराएं, ताकि आपको शहर में होने वाले डेवलपमेंट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और यस जी, आपने बहुत शानदार सेशन था और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए। आपने बिजी शेड्यूल में से, चूंकि आपका इतने शहरों में काम है और आपने इतने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।